हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्राइम्फ एकेडमी चैनल एन इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज अपन आर एस मेंस के जीएस थर्ड के सब्जेक्ट लॉ के एक टॉपिक राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना के अधिकार टॉपिक को पढ़ेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये टॉपिक इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के एस्पिरेंट के लिए यूज़फुल है, क्योंकि मैंने इसके अंदर इंग्लिश टर्मिनोलॉजी का भी यूज़ किया है। तो अपने आज आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन टॉपिक को पढ़ते हैं। आरटीआई इंफॉर्मेशन 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। इस एक्ट की पहले तो एक कोई भी एक्ट हो, चाहे कोई भी एक्ट हो, तो उसकी एक प्रियम्बल ज़रूर होगी। जैसे अपना संविधान है तो उसकी प्रियम्बल है, यानी कि वो उसका सार है। यानी कि कोई भी चीज़ हो उसकी प्रियम्बल होती है, यानी कि अगर अपने को उस चीज़ का सार पता चल जाए तो अपने उसको डिटेल को जान सकते हैं। यानी कि अपने सामने एक इमेज बन जाती है, फिर उसके बाद में फिल्म तो पूरी बनी जाएगी आगे। इसी प्रकार इसके प्रियम्बल को देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से मुख्य शब्द जो शामिल है, जो अपने आर एस प्री के अंदर भी आ सकते हैं। आर एस प्री 2018 हुआ था, जिसके अंदर आर टी एक्ट के प्रियम्बल से एक क्वेश्चन जरूर आया था। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो प्रियम्बल है उसके अंदर दिया हुआ है व्यवहारिक शासन पद्धति स्थापित करना। यानी कि ये जो आर टी एक्ट है इसका उद्देश्य क्या है? व्यवहारिक शासन पद्धति स्थापित करना, कि लोगों को व्यवहारगत जानकारी प्राप्त हो सके। सेकंड, सूचना की पारदर्शिता की अपेक्षा, यानी कि कोई भी सूचना है, कोई भी संबंधित विभाग है, कोई भी सरकारी विभाग है, वो अपनी सूचनाओं को पारदर्शिता पूर्वक उपलब्ध कराए, यानी कि उसके अंदर कोई चोरी ना हो। थर्ड है सूचना का प्रकटन। सूचना का प्रकटन यानी कि प्रत्येक कोई भी लोक सूचना अधिकारी, यानी कि आप आगे पढ़ोगे कि हर डिपार्टमेंट के अंदर एक लोक सूचना अधिकारी अपॉइंट किया जाता है, तो वो सूचना के प्रकटन के लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि अगर आपको कोई भी डिपार्टमेंट से संबंधित सूचना प्राप्त करनी है तो आप उस संबंधित विभाग में जाएं और उसके समक्ष अपील कर सकते हैं। तो सूचना का प्रकटन का दायित्व लोक सूचना अधिकारी या असिस्टेंट पीआईओ या पीआईओ, जिसे अपने लोक सूचना अधिकारी और सहायक लोक सूचना अधिकारी के नाम से जानते हैं। थर्ड, सूचना का प्रकटन हो गया। फोर्थ, सरकारों का दक्ष प्रचालन, यानी कि इससे क्या होगा कि सरकारों का दक्ष प्रचालन होगा, क्योंकि जब पारदर्शिता आएगी तो कोई सरकार बेईमानी नहीं करेगी। और जैसे आपने पढ़ा होगा कि करंट अफेयर के अंदर आया होगा, जैसे 2G स्पेक्ट्रम या चारा घोटाला वगैरह हुए, ये घोटाले नहीं आएंगे। और ये घोटाले आरटी एक्ट आने के बाद में उजागर हुए हैं, क्योंकि किसी ने अपील डाली या सूचना मांगी तब पता चला कि इतना घोटाला था। नेक्स्ट है संवेदनशील सूचना की गोपनीयता, यानी कि कोई भी संवेदनशील सूचना है उसको गोपनीय भी रखा जाएगा। यानी कि आपने एक कोई ऐसी सूचना मांग ली जो बहुत ही संवेदनशील है, जो लोक हित से रिलेटेड है, जो अंतर्राष्ट्रीय संधियों को खराब करती हो, तो वो आपको देने से मना भी की जा सकती है। नेक्स्ट है लोकतंत्रात्मक आदर्श की प्रभुता बनाए रखना, यानी कि इस सभी का जो आदर्श होगा वो लोकतंत्रात्मक आदर्श की प्रभुता बनाए रखे, कि सभी को लोकतंत्र क्या होता है कि जो लोगों के लिए लोगों द्वारा किया जाने वाला शासन ही क्या है, एक लोकतंत्र है। टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, आपने पढ़ा होगा। अब आरटी एक्ट को तो अपने पढ़ लेंगे, लेकिन पहले अगर अपने को बैकग्राउंड क्लियर होगा तो अपने इसे अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो इस बैकग्राउंड को देख लेते हैं। अब इसके अंदर देखते हैं कि 1947 यानी कि 1947 से पहले इसके अंदर संघर्ष शुरू हो गए थे कि सूचना की पारदर्शिता रखी जाए। इसलिए 1923 के अंदर एक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, जिससे शासकीय गोपनीयता एक्ट भी कहा जाता है, वो लागू किया गया। उसकी जो धारा थी, यानी कि उसके अंदर विभिन्न धाराएं थी, उसकी जो धारा 5 और 6 कहती है कि किसी भी सूचना को गोपनीय रखने का अधिकार है, यानी कि आप उस सूचना को मांग नहीं सकते या आपको सूचना देने से मना भी किया जा सकता है। फिर संविधान में स्वतंत्रता हुई, यानी कि 1947 के बाद में भी संविधान के अंदर इससे रिलेटेड कोई भी प्रोविज़न नहीं किया गया, डायरेक्टली तो कोई भी प्रोविज़न नहीं किया गया था। फिर आरटीआई के प्रति सजगता 1975 से आती है। एक केस आता है यूपी गवर्नमेंट वर्सेस राजनारायण केस 1975 का। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि जो लोक
प्राधिकारी है, यानी कि जो पब्लिक अथॉरिटी है, वो सार्वजनिक कार्यों का ब्यौरा जनता को देने की व्यवस्था करे। यानी कि कोई भी लोक प्राधिकारी है वो अपने सार्वजनिक कार्यों का ब्यौरा पहले ही जनता को दे दे कि जनता को इसको मांगने की आवश्यकता ही ना पड़े। फिर आर्टिकल इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आर्टिकल 19 के दायरे को बढ़ाकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर ही आरटीआई शामिल है। यानी कि जो आर्टिकल 19 का सेक्शन ए है उसका सबसेक्शन 1 है, उसके अंदर अपने को दिया हुआ है राइट टू एक्सप्रेस, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उसके अंदर ही क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आरटीआई शामिल है। यानी कि किसी को एक्सप्रेस करने का अधिकार तभी मिलेगा ना जब उसको पता होगा कि मैं अपने अधिकारों के प्रति सजग हूँ या नहीं, या उसको किसी सूचना से वंचित किया जा रहा है तो वो कैसे अपने अधिकारों के प्रति सजग होगा। नेक्स्ट 1982 के अंदर फिर सेकंड प्रेस आयोग की एक रिपोर्ट आती है और उसने कुछ रिकमेंडेशन दी। उसने कहा कि एक तो जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट था 1923 का, जो स्वतंत्रता से पूर्व बनाया हुआ था, उसकी सेक्शन 5 को ख़त्म किया जाए। यानी कि जिसके अंदर दिया था कि गुप्त और शासकीय गुप्त बात परिभाषित नहीं की। यानी कि उन्होंने परिभाषित नहीं किया कि कौन सी बातें गुप्त है और कौन सी बातें शासकीय गुप्त है। यानी कि इन दो चीज़ों को छोड़कर हम सभी सूचना दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्लियर कट डिफाइन नहीं किया कि कौन सी बातें गुप्त है, कौन सी बातें शासकीय गुप्त है। तो कोई भी सूचना जो उनके हितों को प्रभावित कर रही थी उससे देना से वो मनाही कर सकते थे। सेकंड एआरसी ने भी ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है 1923 का, उसे समाप्त करने यानी कि निरस्त करने की सिफारिश की थी। फिर 1995-96 के अंदर मजदूर किसान शक्ति संगठन स्थापित होता है। एक अरुणा रॉय आईएएस थी, उसने एक जो अजमेर के जो ब्यावर है वहाँ पर एक संगठन स्थापित किया, उसका नाम था मजदूर किसान शक्ति संगठन। उसका उद्देश्य था कि जो ग्राम स्तर पर प्रशासन है उसके अंदर पारदर्शिता बढ़ाई जाए और न्यूनतम मजदूरी की मांग की गई थी उसके अंदर। यानी कि उन्होंने कहा कि एक हमें न्यूनतम मजदूरी तो दी जाए, जो मजदूर है उनको शोषण नहीं किया जाए, उनको न्यूनतम मजदूरी प्रदान की जाए। इसलिए मजदूर किसान शक्ति संगठन की स्थापना हुई और धीरे धीरे ये आरटीआई की ओर एक नया प्रयास हुआ। फिर 1997 के अंदर एक व्यक्ति थे, यानी कि एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे HD सॉरी, उनकी अध्यक्षता के अंदर एक समिति गठित की जाती है और उस समिति ने सूचना की स्वतंत्रता विधेयक 2000 प्रस्तुत किया। यानी कि 2000 के अंदर राइट टू इंफॉर्मेशन बिल प्रस्तुत किया, जिसे अधिनियम के रूप में 2003 में लागू करने की घोषणा की गई। लेकिन उससे पहले क्या देखते हैं कि कुछ राजनीतिक घटनाक्रम इस प्रकार हुए कि वाजपेयी जी की हार हो गई और ये एक्ट लागू नहीं हो पाया। फिर उसके बाद में यूपीए गवर्नमेंट यानी मनमोहन सिंह गवर्नमेंट आते हैं और उसके अंदर इस एक्ट को लागू कर दिया जाता है। एक 1997 के अंदर बहुत से राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ और उसके अंदर संकल्प पारित किया गया कि जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है वो पारदर्शिता और सूचना के अधिकार को लागू करे। यानी कि ये जो जन आंदोलन हो रहे हैं वो धीरे हो जाएंगे, इसलिए पारदर्शिता को देखते हुए सूचना के अधिकार को लागू करे। और इसी संकल्प के अंदर तमिलनाडु पहला स्टेट बना जिसने 1997 के अंदर आरटी एक्ट पास कर दिया। फिर एक बाद यानी एक केस आता है जी टेलीफिल्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 का। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि जो आर्टिकल 19 के अंदर जो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके अंदर सुनने यानी कि जो ये जो फ्रीडम दी हुई है एक्सप्रेस और थॉट की, उसके अंदर अगर सुनने और जानने का अधिकार नहीं है तो वो अधूरा है। और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 21 में जो वर्णित है मर्यादित जीवन जीने की संकल्पना यानी कि राइट टू लिव विद डिग्निटी, वो भी क्या है कि अधूरी है जब तक जनता को सरकार की कार्यप्रणाली जानने का अधिकार नहीं होगा। यानी कि सरकार की कार्यप्रणाली का जब तक किसी को पता नहीं होगा तो वो कैसे किसी चीज़ के यानी कि विरोध में आंदोलन करेगी। निर्णय की प्रासंगिकता को सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय आया था उसकी प्रासंगिकता को देखते हुए संसद ने 2005 के अंदर यानी कि 12 अक्टूबर 2005 के 5 को आरटी एक्ट लागू कर दिया। आरटी एक्ट के अब अपन ने पढ़ा क्या पढ़ा, पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेना चाहिए। आरटी एक्ट की प्रियम्बल पढ़ी, उसके बाद में आरटी एक्ट का बैकग्राउंड पढ़ा। तो आरटी एक्ट कब लागू हुआ था? आरटी एक्ट लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। ओके दोस्तों, तो आगे चलते हैं। आरटी एक्ट के उद्देश्य क्या है, इसको अपने एक 4 वर्ड्स है TRAP यानी कि ट्रैप के माध्यम से समझ सकते हैं।
टी का हो सकता है पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी, टी का ट्रांसपेरेंसी, आर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, ए का अकाउंटेबिलिटी और पी का पीपल पार्टिसिपेशन यानी कि जन सहभागिता। तो इसके उद्देश्य क्या हो गए? ट्रैप, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और पीपल पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट यानी कि शासन में जनता की सहभागिता। तो इसके चार उद्देश्य क्या हुआ? जनता और सरकार के बीच पारदर्शिता बढ़ाना। इसका उद्देश्य क्या था कि जनता और सरकार के बीच है ना पारदर्शिता लाई जाए, जिससे क्या है कि जो सरकार की कार्य प्रणाली है वो बहुत ही सुगमता से चलेगी और कोई भेदभाव नहीं होगा। सरकार की जनता के प्रति जवाबदेहिता भी सुनिश्चित करना। इससे पहले क्या था कि सरकार की जनता के प्रति कोई जवाबदेहिता नहीं लग रही थी, क्योंकि जब तक आपको कोई चीज़ का पता ही नहीं चल रहा तो आपको कैसे पता चलेगा कि सरकार इस कार्य के प्रति हमारे लिए जवाबदेही है या नहीं। इसलिए इसके अंदर उद्देश्य शामिल किया गया कि सरकार की जनता के प्रति जवाबदेहिता सुनिश्चित हो और लोकतंत्र भावना को, जो लोकतांत्रिक भावना थी, उसको सुदृढ़ करना, अर्थात जन सहभागिता लाना। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इसके अंदर जन सहभागिता होगी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब सूचना मांगेंगे तो क्या है कि वो बाध्य होंगे कि हम पारदर्शिता लाएं, निष्पक्षता पूर्वक काम करें, कोई भ्रष्टाचार न करें। फोर्थ है उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना, जिसे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। अब इस आरटी एक्ट के अंदर देख लेते हैं कि कितने चैप्टर्स हैं। इसके अंदर 6 अध्याय हैं, 31 सेक्शन है और 2 शेड्यूल है, यानी कि 2 अनुसूची है, 31 धाराएं हैं और 6 अध्याय हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि इस साल का यानी कि जो 2018 का मेंस हुआ था या 2016 का मेंस, किसी भी पेपर को देख लेना कि उनके अंदर जो क्वेश्चन आए थे वो एक्ट से आए हैं, यानी कि जो ओरिजिनल जो भारत सरकार का जो गजट है उसके अंदर से क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी कि लोग मूल किताबों से या जो मूल अधिनियम है या जो मूल सरकार के जो भी शासनादेश है उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ना कि किसी नोट्स से। तो मैंने बहुत सारी बुकें देखी, उसके अंदर मुझे कुछ क्वेश्चन नहीं मिले जो मेंस के अंदर आए थे। इसलिए मैंने आपकी सुगमता हेतु कि आपको और कहीं ना देखना पड़े, इसलिए मैंने यानी कि इसको एक कंपाइल करके इन नोट्स को बनाया है। तो आप इस वीडियो को रोक कर भी आप इसे नोट्स बना सकते हो। इसके अंदर अपने देखते हैं अध्याय, यानी कि अध्याय कितने थे? 6, धाराएं थी 31 और शेड्यूल थी 2। अब अपने को 31 की 31 धाराएं सभी नहीं पढ़नी है, सिलेक्टेड धाराएं पढ़नी है जो अपने पेपर में भी आ जाए और अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाए। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट आती है धारा 1, यानी कि जिसके अंदर धारा 1 से किसी भी एक्ट की धारा 1 पढ़ लेना। उसके अंदर जो भी एक्ट बनाया गया है उसका संक्षिप्त नाम होगा, क्या किस नाम से वो लागू हो रहा है, उसका किन राज्यों तक यानी कि पूरे देश में या कुछ राज्यों को छोड़कर विस्तार हो रहा है और कब से वो प्रारंभ होगा यानी कि कब से वो लागू होगा। जैसे आरटी एक्ट है तो उसका संक्षिप्त नाम क्या दिया हुआ है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। विस्तार क्या है? उस टाइम जब हुआ था तब लिखा हुआ था कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में, लेकिन अब जम्मू कश्मीर भारत का अंग हो गया है तो अब संपूर्ण भारत के अंदर ये लागू है। और प्रारंभ कब से हुआ? यह आपने देखा कि 12 अक्टूबर 2005 से ये प्रारंभ हुआ। इसलिए अपने 12 अक्टूबर को सूचना का अधिकार दिवस, राइट टू इंफॉर्मेशन डे मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और अरुणा रॉय को सूचना के अधिकार की जननी के रूप में भी जाना जाता है। अब धारा 2 है, वो सभी एक्ट्स की यानी कि कुछ ऐसे कॉमन मिलेंगे जो सभी में कॉमन होंगे। अब धारा 1 के अंदर सभी के अंदर संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ होगा, किसी भी एक्ट का देख लेना। और धारा 2 होगी उसके अंदर परिभाषा दी होगी, यानी कि जो अन्य धाराएं हैं उसके अंदर मान लो कोई लोक प्राधिकारी क्या होता है या लोक सूचना अधिकारी क्या होता है या असिस्टेंट पीआईओ क्या होता है या समुचित सरकार क्या होती है या थर्ड पार्टी क्या होता है, इन सभी की जो परिभाषाएं हैं वो धारा 2 के अंदर मिलेगी। जैसे इस बार RS मेंस 2018 के अंदर जो क्वेश्चन आया था कि आप तृतीय पक्ष से क्या समझते हैं, वो धारा 2 से क्वेश्चन था जो ना किसी बुक के अंदर दिया हुआ था। इसलिए बहुत से प्रतिभागियों ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया और जिसने लिखा तो वो तोड़ मरोड़ कर लिखा, जिसके नंबर आपको नहीं मिलने वाले। ओके दोस्तों, नेक्स्ट अध्याय 2 के अंदर धारा 3 सूचना का अधिकार, धारा 4 लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं यानी कि कौन सी सूचनाएं उनको देनी पड़ेगी वो इसके अंदर दी हुई है। यानी लोक प्राधिकारी के अंदर बहुत से शामिल है, वो अपने आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसकी धारा 6 है वो सूचना प्राप्त करने हेतु अनुरोध यानी कि जो अपील
कितने दिनों में की जाएगी उसका ब्यौरा दिया हुआ है। धारा 7 के अंदर यानी कि जो सेक्शन 7 है उसके अंदर दिया हुआ है कि जो भी आपने अनुरोध किया है, जो अपील किया है, उसका डिस्पोजल कब होगा, उसका निपटारा कितने दिनों में होगा। धारा 8 के अंदर सूचना प्रकटन से छूट, यानी कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें सूचना प्रकटन से छूट भी है, यानी कि कोई लोक प्राधिकारी बाध्य नहीं है, वो इन सूचनाओं को देने से मना कर सकते हैं। जैसे खुफिया विभाग से संबंधित सूचना या राष्ट्रीय हितों से संबंधित सूचना या वाणिज्यिक गतिविधियों से संबंधित सूचना देने से मना की जा सकती है, वो धारा 8 के अंदर दी हुई है। कुछ एग्जाम्पशन दिए हुए हैं ना। धारा 9 के अंदर दिए हुए हैं कतिपय मामलों में, यानी कि कुछ मामलों में पहुंच के लिए अस्वीकृति के आधार दिए हुए हैं, यानी कि कौन कौन से मामले हैं उनमें अस्वीकृति यानी कि स्वीकृत एक्सेप्ट नहीं किए जा सकती। जैसे कोई कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट यानी कि जो प्रतिलिपि अधिकार है उसको, अगर किसी का कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है तो उसको देने से भी मना किया जा सकता है, उसका उल्लंघन ना होना चाहिए, ये धारा कहती है। धारा 11 थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन यानी कि तृतीय पक्ष से संबंधित सूचना या परव्यक्ति सूचना। जो RS में इसके अंदर क्वेश्चन आया था कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत आप तृतीय पक्ष से क्या समझते हैं। धारा 12, जो धारा 12, 13, 14 है ये है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन से रिलेटेड, और अध्याय 4 की जो धारा 15, 16, 17 है वो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन से रिलेटेड है। उसके अंदर देखते हैं जो 12 है उसके अंदर दिया हुआ है CIC यानी कि केंद्रीय सूचना आयोग का गठन, और 13 के अंदर दिया हुआ है पदावधि एवं सेवा शर्तें, उनकी टेन्योर क्या होगी और उनकी सेवा शर्तें हैं, जो ऑफिस की जो क्या है शर्तें हैं वो क्या होगी, यानी कि कितने समय तक काम करेंगे, क्या उनको वेतन भत्ता मिलेगा, वो धारा 13 के अंदर दिया हुआ है। धारा 14 के अंदर दिया हुआ है CIC यानी कि केंद्रीय सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त को किस आधार पर हटाया जाएगा, वो धारा 14 के अंदर है। सेम ही इस प्रकार धारा 15 के अंदर जो 12 के अंदर दिया हुआ था केंद्रीय, उसकी जगह बस नाम चेंज हो गया है। स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन का गठन जो 13 में दिया हुआ था पदावधि एवं सेवा शर्तें, वही 16 के अंदर है। वो जो 14 की थी CIC और IC को हटाया जाना, वही 17 के अंदर है राज्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों को हटाया जाना। अब धारा इनके अध्याय 5 के अंदर धारा 18 है, उसके अंदर दिया हुआ है कि सूचना आयोग के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होगी और कौन कौन से जो फंक्शन वो करेगा। धारा 19 के अंदर अपील, यानी कि कोई भी मामला है, यानी कि कोई लोक सूचना प्राधिकारी है, मान लो 30 दिन के अंदर वैसे निर्धारित किया हुआ है कि आपको 30 दिन के अंदर सूचना प्रदान की जाएगी, लेकिन अगर कोई जीवन की स्वतंत्रता से संबंधित सूचना हो तो उसे 48 घंटों में भी अवेल करवाना पड़ेगा। अगर वो नहीं करवाता है तो उसके विरुद्ध अपील कितने दिनों में की जाएगी, कहाँ पर की जाएगी, उसका जो ब्यौरा दिया हुआ है वो धारा 19 के अंदर दिया हुआ है। धारा 20 शास्ति, यानी कि कोई भी लोक सूचना अधिकारी है, अगर वो सूचना प्रदान नहीं करता है या उसकी कोई राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्तता हो, तो अगर वो मना करता है तो उस पर पेनल्टी लगाई जा सकती है जो 25,000 मैक्सिमम है। छठा, धारा 22 जो अधिनियम का है उसका अध्यारोही प्रभाव होना, यानी कि ओवरराइडिंग इफेक्ट है। ये जो अधिनियम है, यानी कि जैसे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अभी भी लागू है, तो अगर जनहित से कोई संबंधित मामला हो तो ये अधिनियम के अंतर्गत सूचना दी जा सकती है, ओवरराइडिंग इफेक्ट है इसका। धारा 24 अधिनियम का कुछ संगठनों को लागू न होना, यानी कि आपके पास क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम से किन किन व्यक्तियों या किन किन संगठनों को छूट प्रदान की गई है, उसका निम्नलिखित रूप से वर्णन कीजिए। तो आपके ये क्वेश्चन आ सकता है, वो कौन सी धारा के अंदर, धारा 24 के अंदर। ओके दोस्तों, आज अपने इसके बेसिक के बारे में जाना, तो कल अपने इसके डिटेल डिस्कस करेंगे। जो सेक्शन 2 यानी कि पहले सर्वप्रथम अपने कल से डेफिनेशन यानी कि इसके अंदर जो जो परिभाषाएं दी हुई है वो डिस्कशन करेंगे। तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको गलती लग रही हो या कोई सुधार की आवश्यकता हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।